पिछले एपिसोड में आपने संपूर्ण चाणक्य नीति का पहला अध्याय सुना। अब हम सुनने जा रहे हैं दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय की शुरुआत में ही श्री चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयनीयता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। स्त्रियों के विषय में चाणक्य की उपयुक्त धारणा का कारण क्या रहा था यह कहना तो कठिन है, परंतु सभी स्त्रियों में ये स्वाभाविक दुर्गुण हो यह संभव नहीं है। चाणक्य के काल में स्त्री शिक्षा का निश्चित रूप से अकाल रहा होगा। इसी आधार पर चाणक्य ने स्त्री को मूर्ख, लालची, अशुद्ध, झूठी, छली आदि कहा होगा। लेकिन दयाहीनता की भावना स्त्री का स्वाभाविक दोष नहीं माना जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान होते हैं, अर्थात कठिन साधना के बाद ही ये सुख प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। और कहते हैं कि पुत्र वे ही हैं जो पिता भक्त है, पिता वही है जो अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो, और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्रों को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। बुरे मित्रों पर और अपने मित्रों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः वह आपका विशिष्ट मित्र भी सारे रहस्यों को बाहर जाकर प्रकट कर सकता है। मन में विचारे गए कार्यों को कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने मतलब सोचे हुए कार्य को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों में भी बड़ा कष्ट दूसरों के घर पर रहना होता है। निश्चित रूप से मूर्ख व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं है। विवेकहीन व्यक्ति को पग पग पर अपमानित होना पड़ता है और परिहास का पात्र बनना पड़ता है। इसी प्रकार यौवन के आने पर भी आदमी कभी कभी अपना विवेक और आपा खो बैठता है। जवानी में आदमी का जोश और उत्साह तो खूब बड़ा चढ़ा होता है, पर वह अपना होश भी खोए रहता है। उसमें अपनी शक्ति का अहम इस कदर बढ़ जाता है कि उसे अपने सामने वाला व्यक्ति तुच्छ दिखाई देने लगता है। चाणक्य का कहना है कि किसी को विवशता में जब दूसरे के घर पर निर्भर रहना पड़े तो उसका अपना वर्चस्व समाप्त हो जाता है। उसे दूसरों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी स्वाधीनता नष्ट हो जाती है और यही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि हर एक पर्वत में मणि नहीं होती है और हर एक हाथी में मुक्तामणि नहीं होती है। साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। यहाँ हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि अच्छी चीजें सभी जगह प्राप्त नहीं होती। पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, उनमें हीरे जवाहरातों की खदानें भी है, परंतु सभी पर्वतों में ये प्राप्त नहीं होते हैं। विशेष गुण वाली वस्तुओं को विशिष्ट स्थानों में ही खोजना पड़ता है। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाए, क्योंकि नीति के जानकार व सद्व्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे उनके शत्रु होते हैं। ऐसे अपढ़ बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाता। अत्यधिक लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। भाव यही है कि शिष्य और पुत्र को यदि ताड़ना का भय रहेगा तो वे कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण, उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन जरूर पढ़ना चाहिए। कहने का अर्थ है कि शिक्षा से ही लोक व्यवहार का रहस्य प्रकट होता है, इसलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। स्त्री का वियोग अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा
ये सभी अग्नि न होते हुए भी शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरों के घर गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना अर्थात सेवा कर्म करते रहना है। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को व अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं को भोजन करने के पश्चात छोड़ देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिक्षक विद्या अध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु को और हिरण जले हुए वन को त्याग देते हैं। इस श्लोक में चाणक्य ने कहा है कि किसी प्रयोजन के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो उसे कार्य पूरा होते ही वह स्थान छोड़ देना चाहिए। उद्देश्य पूर्ति के बाद वहां रुकना किसी भी दृष्टि से उत्तम नहीं है। बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वालों का साथ करने से अर्थात अशुद्ध स्थान पर रहने वालों से मित्रता करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बुरी संगत का सदैव बुरा असर पड़ता है। यहाँ चाणक्य ने इसी और ध्यान खींचा है। चाणक्य समझाते हैं कि मित्रता हमेशा बराबर वालों में ही शोभा पाती है। नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है। मित्रता कभी भी दो स्तर वालों में सफल नहीं होती है। एक सा स्वभाव, एक समान समाज में जीवन स्तर, एक से कर्म दो व्यक्तियों के बीच में मित्रता के आधार हो सकते हैं। नौकरी हमेशा सरकारी अच्छी होती है क्योंकि इसमें स्थायित्व होता है। जो व्यापारी चतुर और व्यवहार कुशल होता है वह इस समाज में सम्मान का पात्र होता है और सुंदर स्त्री घर में ही शोभनीय होती है। ये आप सुन रहे थे चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय।